हाँ जी बच्चों, क्या हाल है सबका? बढ़िया। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाँ जी बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, क्या आपको पता है कि अगर हम लाइट के रास्ते में एक ग्लास का ऑब्जेक्ट, ग्लास का कोई प्लेट है या प्रिज्म है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उससे लाइट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या आपको पता है? सोचिए, लाइट रे जा रही है ऐसे सीधा और वो फ्री स्पेस में से या एयर में से जा रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। अब हमने उसके रास्ते में वाटर का एक ग्लास रख दिया, या हमने ऐसे माना कि हमने ग्लास प्लेट रख दी, तो उसको रास्ते में इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, पहले ये हमने समझना है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर हम वाईडीएससी के पैटर्न में उस ग्लास प्लेट को, जैसे हमारा सेटअप था ना, तो सेटअप में 2 लाइट रेज होती है जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से आती थी हमारे पास। तो एक लाइट रे के रास्ते में मैंने अगर ग्लास को इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्लास मतलब पानी का ग्लास भी आप इमेजिन कर सकते हो, ग्लास की स्लैब भी इमेजिन कर सकते हो, प्रिज्म भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन अब सबसे सिंपलेस्ट केस जो है वो हमारा ग्लास की स्लैब वाला है। तो अगर हम एक ग्लास की स्लैब को किसी एक रे के रास्ते में डाल दें तो जो पैटर्न हमारे पास स्क्रीन पे बना हुआ है उस पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या फ्रिंजेस अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगी तो कितनी होंगी? वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस है या शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस है वो हमें फाइंड करना है। तो ये सिलेबस में है आपके टॉपिक, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में होगा। डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है या ये छोटी सी डेरिवेशन है, छोटा सा एनालिसिस है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को करने से पहले ये समझते हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइट रेज हैं और एक के रास्ते में मैंने क्या करा, ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे क्या होता है, ध्यान से समझना। देखिए, ये एक लाइट रे है, ऐसे सीधी जा रही थी, और एक लाइट रे इसके नीचे सीधी जा रही है, ठीक है। अब नीचे वाली जो लाइट रे है वो जा रही है फ्री स्पेस में से, फ्री स्पेस मान लो या एयर भी आप मान सकते हो। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस के बिल्कुल पास होती है, और ऊपर वाली लाइट रे भी फ्री स्पेस में से ही जा रही थी। लेकिन हमने क्या करा, इसके रास्ते में इस तरह से एक ग्लास प्लेट को रख दिया। तो जैसे ये ग्लास प्लेट रखोगे, इसकी थिकनेस x है, तो लाइट रे जो उस ग्लास के अंदर जाएगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप एक खाली रोड पे एक्टिवा चला रहे हो, उस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सीधा खाली एकदम सपाट सीधी रोड है, तो आप उस पर एक्टिवा चला रहे हो अपनी स्पीड के साथ, काफ़ी हाई स्पीड पे जा रहे हो। अचानक से रास्ते में ट्रैफिक आ गया तो एक ऑब्वियस सी बात है, आप ब्रेक लगाओगे, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो लाइट के साथ भी ऐसे होता है, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, जैसे ग्लास है, वाटर है, दीज आर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो जैसे ही लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की जो वेव है वो उस मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के कारण स्लो डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और वो स्पीड कितनी होती है वो आपको पता है, लेट मी टेल यू। जैसे मान लो ये लाइट एक ग्लास की स्लैब है, इसकी थिकनेस x है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जैसे ही लाइट यहाँ से अंदर एंटर करेगी ना, इसके बाहर लाइट की स्पीड c है, अंदर एंटर करते ही लाइट की स्पीड जो है वो v हो जाएगी। और अगर आप उस v को कैलकुलेट करना चाहते हो तो v का फॉर्मूला आपको पता है ना, इट इज़ c/μ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना रिफ्रैक्ट करेगा, बेसिकली एक पैरामीटर है जो हमें बताता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मीडियम के अंदर स्पीड होती है लाइट की इन मीडियम, और ये वैक्यूम के अंदर होती है, ये छोटी क्लास में पढ़ा जाता है ना। तो वैक्यूम के अंदर जैसे मान लो लाइट की स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और मान लो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड कम होके रह गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ग्लास के अंदर वैसे होता है ऐसा। तो यहाँ ये फैक्टर कट जाएंगे 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमें बताता है कि लाइट कितने फैक्टर से स्लो डाउन होगी जब वो उस मीडियम में जाएगी। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, अगर मुझे इस v को कैलकुलेट करना है कि इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड आपने लिखनी है तो जो वैक्यूम के अंदर स्पीड होती है c, उसको आप म्यू से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। ये हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो ऊपर वाली लाइट रे है, ये जब ग्लास के अंदर जाएगी इसकी स्पीड कम होगी, जैसे मैंने बताया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करने के कारण वेव स्लो डाउन हो जाती है जब वो किसी डेंसर मीडियम में जाती है, पहले से डेंसर मीडियम में। पहले वो रेयर में ट्रेवल कर रही थी, जैसे एयर एक रेयर मीडियम है एज कम्पेयर टू ग्लास, तो ग्लास में जाते ही उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और लाइट की जो रे है वो स्लो डाउन हो जाएगी। मान लो ऐसे चल रही है, थोड़ी स्लो हो जाएगी और फिर आगे जाएगी। अब इसको हम नीचे वाली रे
से कंपेयर करेंगे। अब जितनी देर में ऊपर वाली रे ने ये डिस्टेंस कवर करा, एक्स डिस्टेंस, ये फास्ट है क्योंकि ये सीधा फ्री स्पेस में जा रही है, वो रे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी लाइक दिस। टाइम उतना ही चल रहा है, मान लेते हैं टाइम टी है। तो हम देखते हैं कि टाइम टी में लेट अस सपोज ऊपर वाली रे ने जो डिस्टेंस कवर करा वो एक्स है, एक्स, और नीचे वाली रे ने जो कवर करा वो वाई है, ये वाई। दोनों ने डिफरेंट पाथ कवर करा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमें यहाँ पर जो x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, टाइम टेकन बाय द लाइट इन द ग्लास स्लैब इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सीधा सीधा फॉर्मूला है, डिस्टेंस x कवर करा ग्लास की स्लैब के अंदर क्योंकि उसकी थिकनेस x मानी है मैंने, और स्पीड इसकी v है। अब यहाँ पर जो v है उसको यहाँ से पुट करेंगे तो ये बनेगा x अपॉन c और म्यू चला जाएगा ऊपर, ये टाइम है। अब ये हो गया हमारे पास, इस रे ने जितना टाइम लिया ये x डिस्टेंस कवर करने के लिए, उतने ही टाइम में नीचे वाली रे ने y कवर किया, तो उसने y कितना कवर करा। अगर आप y डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि नीचे वाली रे तो सीधा फ्री स्पेस के अंदर जा रही है या वैक्यूम के अंदर जा रही है, तो वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड c है, लेकिन ग्लास लैब के अंदर उसकी स्पीड v है, जो मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर सी टी आ गया, यहाँ पर ये t अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो बनेगा c इंटू एक्स इंटू म्यू बाई सी, सी से c कट जाएगा, तो y जो है वो म्यू x है। तो इन टर्म्स ऑफ x अगर आपको लिखना है y को, तो इट इज़ y इज इक्वल टू म्यू एक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने अपर एंड डेप्थ वाले केस में भी +2 में किया होगा। नाउ दिस इज y, सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय दिस रे। ये जो नीचे वाली रे है उसने एक्स्ट्रा कितना पाथ कवर करा है, उसको हम डेल्टा डैश बोल देते हैं, वो आएगा y माइनस एक्स। और डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो पाथ है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड है, नीचे वाली वेव ने उतना एक्स्ट्रा कवर कर लिया क्योंकि वो फास्ट थी, और ऊपर वाली रे ग्लास के अंदर जाने के कारण स्लो डाउन हो गई, इसलिए उसने जो पाथ कवर करा वो थोड़ा कम करा, जो x के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर y को पुट कर दूँ म्यू एक्स, तो ये बनेगा म्यू एक्स माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू एक्स। तो क्या होता है कि अगर आपके पास दो लाइट रेज हैं और आपने दोनों में से किसी एक के पाथ में ग्लास प्लेट को डाल दिया, तो दूसरी वाली जो रे है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर करती है उतने ही टाइम में। कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर करती है, डेल्टा डैश। तो ये एक्स्ट्रा पाथ उसने कवर कर लिया क्योंकि वो स्लो डाउन हो गई। अब इसको हम YDSC के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो जैसे कि हमारा डायग्राम है, आपको पता है कि यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, इसका इस तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे हम। यहाँ पर एक सोर्स S1 है, यहाँ पर उसके बिल्कुल नीचे सोर्स S2 है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों सोर्सेज के बीच में उसको हम स्मॉल d लेते थे YDSC के अंदर, या चाहे आप वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वाला मेथड भी देख लो, सेम डायग्राम है। ये डिस्टेंस होता था कैपिटल D सोर्सेज और स्क्रीन के बीच में, और यहाँ पर हमने पॉइंट P माना जिसका डिस्टेंस है स्मॉल y, और यहाँ से एक लाइट रे ऐसे चली गई सीधी और एक नीचे से चलेगी। अभी हमने किसी भी ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन आप देख पा रहे हो कि S2P थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो सोर्स नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये सोर्स ऊपर है, तो इसलिए S1P छोटा है। तो S1P जो है वो थोड़ा छोटा है। तो जो डेल्टा होता है पाथ डिफरेंस, उसको हम बोलते थे S2P माइनस S1P, जो आपने YDSC में ऑलरेडी करा हुआ है। तो डेल्टा का फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, विच इज़ y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस किस वजह से आया है, ये ज्योमेट्री के कारण आया। अभी हमने कोई भी ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं करी। तो y यहाँ पर किसी फ्रिंज की पोजीशन है, ठीक है। सो हेयर इन दिस रिलेशन y इज पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज, चाहे वो डार्क हो या ब्राइट हो, डजेंट मैटर, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू जब n लैम्डा पुट करते थे तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बनती है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पुट करते हैं तो डार्क की बनती है। तो अभी इस फॉर्मूले में हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर आपको डेल्टा पता है तो y इज़ द पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज, ठीक है। अब y निकाल लेते हैं यहाँ से, तो y बनेगा डेल्टा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये पोजीशन है किसी फ्रिंज की। यहाँ पे जो फ्रिंज मान लो ये ब्लू कलर में मैंने बना दी, मान लो ब्राइट फ्रिंज है। अब जैसे ही ग्लास प्लेट को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इसके रास्ते में, इसकी थिकनेस x है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने से नीचे वाली रे उतने ही टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी, इसको अभी हमने डेल्टा डैश बोला। सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए ग्लास प्लेट और ट्रांसपेरेंट प्लेट यू कैन से, और स्लैब है ना, ऑफ थिकनेस x,
in the path of a ray. The extra path difference introduced. Is delta dash which is mu minus 1 into x. तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब जो नई पोजीशन, अब एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया ना, तो क्या होगा, फ्रिंजेस अपनी जगह से हिल जाएंगी। अब उनके हिलने के कारण जो न्यू पोजीशन आई सेम फ्रिंज की, वो लेट वाई डैश है। सो लेट वाई डैश बी द न्यू पोजीशन ऑफ सेम फ्रिंज, जिसको हम पहले देख रहे थे, ठीक है, उसी को देख रहे हैं, वो थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो गई, तो उसकी हमने अब पोजीशन क्या मान ली, वाई डैश। तो वाई डैश कैसे लिखोगे, देखो जैसे वाई लिखा था यहाँ पे, कैपिटल डी ऊपर है, डेल्टा ऊपर है, स्मॉल डी नीचे है, वैसे ही कैपिटल डी ऊपर है, स्मॉल डी नीचे है, लेकिन अब डेल्टा में डेल्टा डैश ऐड होगा। समझ गए मेरी बात, वो जो एक्स्ट्रा पाथ कवर हुआ है वो वाला पाथ डिफरेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया डी अपॉन स्मॉल डी, डेल्टा एज इट इज रहने, तो डेल्टा डैश को पुट कर दो म्यू माइनस 1 इंटू एक्स, ये न्यू पोजीशन है। तो अब हमें देखना है शिफ्ट कितना हुआ। सो देयरफॉर शिफ्ट इन फ्रिंजेस, सारी फ्रिंजेस सेम अमाउंट से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगी। सो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या शिफ्ट बोल सकते हो इन फ्रिंजेस इज गिवन बाय, लेट अस सपोज ये वाला डेल्टा, इट इज वाई डैश माइनस वाई। सिंपली जो पहले वाली पोजीशन थी वो y थी, नई वाली पोजीशन y डैश है, y डैश माइनस वाई करेंगे, कितना शिफ्ट हुआ वो ये पता चल जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये देख लीजिए, डेल्टा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस डेल्टा हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को माइनस करके देख लो कितना आसान है। तो यहाँ डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इज म्यू माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये भाई हमारा शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला बन गया। इसमें म्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। ग्लास प्लेट बोल दो, स्लैब हो गया, स्लैब नहीं भाई, स्लैब, ठीक है। और एक्स उसकी थिकनेस है। तो ये कितना सिंपल सा फॉर्मूला है जो आई होप आपको समझ आया। बेसिकली क्या होता है, फिर से समझ लीजिए कि जब आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को किसी लाइट रे के रास्ते में इंट्रोड्यूस करते हो तो लाइट रे स्लो डाउन हो जाती है। कितना स्लो डाउन होती है, बाय द फैक्टर ऑफ वाई बाय, या वाई मान लो फ्री स्पेस में डिस्टेंस कवर्ड है तो वाई बाय म्यू आप बोल सकते हो कि वो जो एक्स होगा डिस्टेंस कवर्ड वो वाई बाय म्यू होगा। मतलब अगर फ्री स्पेस में वो वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्लैब के अंदर वाई बाय म्यू कवर करेगा। ये पीछे वाली जो हमारी रिलेशन थी वो यही बता रही थी कि हमारे पास जो x है वो y बाई म्यू है। ये अपर एंड डेप्थ रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप +2 से रिलेट कर पाओ तो वही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे आता है, उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू एक्स। इसको आप याद रखेंगे। बस आपने इस फॉर्मूले को यहाँ पर डेल्टा में ऐड करना है और यहाँ पर ऐड करने के बाद दोनों को माइनस करके यू विल गेट द शिफ्ट। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस डू। हाँ जी, तो स्क्रीन पर अभी आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। तो क्या है कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया गया जिसमें लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम यूज़ करा गया लाइट, ठीक है। एक ग्लास की स्लैब ली हमने, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको ऐसे ही हमने दोनों में से किसी एक लाइट के पाथ में हमने डाल दिया। और उससे क्या होता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज थी, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी, उसको ध्यान से देखा तो वो शिफ्ट हो गई। इट इज़ मूव्ड बाय द डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। अब सेंट्रल मैक्सिमम से थर्ड ब्राइट फ्रिंज का जितना भी डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस से वो मूव कर गई और हमें निकालनी है थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो देखिए, पहले आपको फॉर्मूला याद होगा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होती है सामने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वहाँ से तीसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, आई होप आपको याद है, थोड़ा सा इमेजिन करिए, याद करिए, मैं लिखता हूँ। वो डिस्टेंस होता है 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई डी, डी के ऊपर कैपिटल नीचे छोटा। तो छोटा वाला डी सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस है, कैपिटल डी स्क्रीन और सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस है। तो ये थर्ड
ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है, इसके बराबर हमारी शिफ्ट हुई है, ठीक है। और शिफ्ट का फॉर्मूला हमें पता है, वो अभी हमने लिखा है, वो फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू एक्स इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्योंकि इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं दिया गया, अगर दिया जाता तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के एक्स निकाल लेते, बट उसकी जगह ये कंडीशन दी है कि थर्ड ब्राइट का जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस लिखा होता उसके बराबर शिफ्ट हुआ है तो हम यहाँ लिखते 5 लैम्डा डी बाई डी। अगर यहाँ पर थर्ड डार्क का डिस्टेंस दिया होता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते डार्क के लिए। डार्क की पोजीशन होती है, डार्क का डिस्टेंस होता है 2n-1/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसमें। सो n को हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो अगर हमें थर्ड डार्क के लिए बोला होता तो हम यहाँ पर n को 3 पुट कर देते और 3 × 2 6 - 1 5/2 का फैक्टर आ जाता, तो वहाँ पर ये आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो अभी ये सॉल्व हो गया, ये फैक्टर्स कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पर, और लैम्डा दिया गया है, लैम्डा दिया हुआ है 6000, पुट कर देते हैं तो 3 × 6000 हो जाएगा 18000 एंगस्ट्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 1.5 - 1 कितना होता है, 1.5 - 1 0.5, मतलब हाफ होता है, और x हमें निकालना है। तो 2 ऊपर चला गया और x आ गया 36, 1 2 3 4 3 एंगस्ट्रॉम, 36,000 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। हाँ जी, तो अभी आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास एक थिन माइका शीट है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.6 और इस बार थिकनेस भी गिवन है 7 माइक्रोमीटर। और हमने क्या करा, वैसे ही उसको फिर से डाला किसी एक पाथ के बीच में, और ये देखा कि भाई जो सेंटर फ्रिंज है वो एक पोजीशन पर शिफ्ट हो गई, जो पोजीशन एक्चुअली 7th ब्राइट फ्रिंज हमेशा ऑक्यूपाई करती है। ये वही बात है जो पहले हमने करी थी। 7th ब्राइट की जो पोजीशन होती है वो होती है 7 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो उस डिस्टेंस से एक्चुअली पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे मूव करा है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, हमें डेल्टा गिवन है, तो हमें ये वाला डेल्टा, शिफ्ट वाला डेल्टा क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ 7 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इट इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ 7th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज, और वही हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये देख लीजिए। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि दिस इज इक्वल टू μ-1 इंटू एक्स इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इसमें से अगर आपको थिकनेस पता है, इस बार म्यू भी पता है, ये तो कट जाएंगे फैक्टर्स, और लैम्डा हमें निकालना है। तो लैम्डा इज़ 1.6 - 1, म्यू की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, ये वाला 7 नीचे चला जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो इट इज़ 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इट इज़ 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻3 से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा, और जो आपने 10⁻3 से डिवाइड करा है उस वजह से यहाँ 10⁻−10 मीटर आ जाएगा, तो विच इज़ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा का हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये इतना आसान सा टॉपिक है हमारे पास जो आज हमने करा है, बस आज इतना ही करेंगे। ये थोड़ी छोटी वीडियो है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है और ये छोटा सा एनालिसिस भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पहले छोटा सा टॉपिक एक करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वहाँ पर पाई रेडियंस का फेस चेंज होता है, 180 डिग्री से फेस का रिवर्सल होता है लाइट की वेव का। तो जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें पाई रेडियंस का फेस चेंज होता है। इसको थोड़ा सा हमें प्रूफ करना होता है, सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है इसका। फिर हम उसके बाद थिन फिल्म्स के अंदर इंटरफेरेंस कैसे होती है वो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी, आप प्लीज़ वीडियो देखा करिए, इसको लाइक और कमेंट करा करिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।